हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग भारत की न्यायपालिका को समझेंगे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय से लेके जिला में मौजूद न्यायालयों की भी संरचना को देखेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में दो स्तर की सरकार है, एक केंद्रीय है, एक राज्य की है। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब प्रदेशों की अपनी अपनी सरकारें हैं और पूरे देश के लिए एक केंद्रीय सरकार भी है। अब देखिए, भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका संविधान के अधीन रहकर कार्य करेंगे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को ही विधायिका बोलते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो क्षेत्र में पूरा कार्य करती है, अर्थात व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उसको लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इसके लिए अलग से वीडियो बनेंगे। अभी खाली ये जानिए कि सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कौन है? विधायिका जो है, ये है हमारी संसद। और राज्यों में क्या होती है? विधानमंडल। ये कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका कौन होती है? जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाती है। केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री। विधायिका में से ही प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है और प्रदेश में विधानमंडल में से ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। तो जो मुख्यमंत्री होता है या केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो तीन डिवीज़न होते हैं सरकार के। और ज़्यादा डिटेल में हम लोग जब कार्यपालिका, विधायिका को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी खाली ये जानिए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन डिवीज़न होते हैं किसी देश के शासन को चलाने के लिए, या कह लें किसी देश की सरकार के तीन भाग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब आगे देखते हैं। वे अपनी शक्तियाँ संविधान में उल्लिखित उपबंधों से ही प्राप्त करते हैं और संविधान में दी हुई सीमाओं के भीतर रहकर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकारों की शक्तियों का विभाजन लिखित रूप में संविधान में ही कर दिया जाता है, जिससे ये संभावना बन जाती है कि ये सरकारें इन शक्तियों को अपने अपने पक्ष में व्याख्या करने लगें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, जैसा संविधान में लिखा है उससे कुछ अलग ही अर्थ निकालने लगे ताकि हमारा भला हो जाए। अपना लाभ करने के लिए उसकी गलत व्याख्या करने लगें। तो इस शक्ति के विभाजन को बनाए रखने के लिए कि हर कोई संविधान में जो लिखा है केवल उतनी ही शक्तियों का प्रयोग करे और कोई भी सरकार किसी दूसरी सरकार के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए संविधान की उचित व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है कि संविधान में कोई बात जो लिखी हुई है उसका सही अर्थ क्या निकाला जाएगा। अतः संविधान की व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है। ये केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निष्पक्षता से निपटाती है। भारत में ये कार्य सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्या पूरे देश के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है और इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। क्योंकि अगर कोई सरकार संविधान की गलत व्याख्या करके कोई ऐसा कार्य करने लगती है जो संविधान द्वारा उस सरकार को करने की शक्ति नहीं दी गई है, तो न्यायपालिका सरकार के ऐसे कार्य को रोक सकती है और सरकार के ऐसे कार्य को या किसी सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसके अलावा भारत के नागरिकों को संविधान में मूल अधिकार भी दिए गए हैं, तो उन मूल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य भी न्यायपालिका को ही सौंपा गया है।
ये विधायिका, कार्यपालिका या कोई अन्य अथॉरिटी या सत्ता द्वारा नागरिकों के अधिकारों का या नागरिकों की स्वतंत्रता में अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप, अगर कोई बेमतलब की रोक टोक लगाई जाती है या उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो आवश्यकता अनुसार न्यायपालिका आदेश जारी करके उनके अधिकारों को फिर से लागू करवा सकती है। उनके अधिकारों को सुरक्षित और कायम रखने का भी कार्य न्यायपालिका ही करती है। भारत में न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके निर्णय पूरे भारत के क्षेत्र पर लागू होते हैं। उसके बाद हर प्रदेश के लिए या कुछ जगहों पे 2 प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी है, और कुछ जो बड़े प्रदेश हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसे प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय तो एक ही रहता है, लेकिन उसकी ब्रांच अलग अलग जगहों पे बना दी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में भी है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय की एक पीठ लखनऊ में भी स्थापित कर दी गई है। उसके बाद हर प्रदेश में जो ज़िले होते हैं, उनके लिए भी हर ज़िले में एक जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित कर दिया जाता है। पुराने समय में ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती थी, तो 2-3 ज़िले मिला के एक सत्र न्यायालय स्थापित किया जाता था। सत्र न्यायालय क्या होता है? सत्र न्यायालय आपराधिक विवादों को सुनता है और उस पर निर्णय देता है। जिला एवं सत्र न्यायालय बोला जाता है। जिला का मतलब हो गया जो आपराधिक, जिला न्यायालय बोलते हैं जो आपराधिक मामलों को नहीं देखता, और सत्र न्यायालय बोलते हैं जो आपराधिक मामलों को देखता है। न्यायाधीश एक ही होता है, तो इसलिए जिला एवं सत्र न्यायालय बोला जाता है। एक ही न्यायाधीश होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। वो आपराधिक मामलों को भी देखते हैं और गैर आपराधिक मामलों को भी देखते हैं। गैर आपराधिक मामलों को दीवानी मामले बोला जाता है, जैसे ज़मीन जायदाद वगैरह के, तो दोनों मामले वही देखते हैं, और उस न्यायालय को बोला जाता है जिला एवं सत्र न्यायालय। देखिए, जिला एवं सत्र न्यायालय जो होता है, उसकी सहायता के लिए कई सारी छोटी छोटी कोर्ट होती हैं एक ज़िले में। देखिए, जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा हुआ है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सहायक या अवर। उसके नीचे आ जाते हैं फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट। ज़िले में एक होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उसके नीचे रहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होते हैं? ज़िले का मुखिया होता है एक तरह से, आप समझिए। अभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसके अंडर में काम करता है सीजेएम। सीजेएम क्या है? मजिस्ट्रेट कोर्ट का हेड होता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग अलग न्यायाधीशों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। जैसे इसमें रहता है, देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसके आगे मैंने 3 लिखा है। 3 का मतलब हो गया कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये 3 साल तक के दंडनीय अपराध जो होते हैं उनकी कार्रवाइयों को सुनते हैं और उस पर निर्णय दे सकते हैं। उसके नीचे लिखा है जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसके आगे लिखा है एक का मतलब हो गया ये केवल उन्हीं मामलों को सुन सकते हैं जिनमें 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। सीजेएम देखिए लिखा है आगे 7 साल। सीजेएम जो है 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। उसके ऊपर है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसके आगे लिखा है 10। ये जो हैं ये 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होते हैं ये कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने मृत्युदंड दे दिया है किसी को तो उसकी एक कन्फर्मेशन हाई कोर्ट द्वारा की जाती है, तब जाके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का डिसीजन फाइनल होता है, केवल डेथ पेनल्टी मृत्युदंड के केस में। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी दंड दे ही सकते हैं। सिविल जज जूनियर डिवीज़न जो लिखा हुआ है ये सबसे निचले पायदान का न्यायाधीश होता है। जो पीसीएसजे वगैरह हम लोग परीक्षाएं भरते हैं उनसे सिलेक्ट होके सबसे पहले व्यक्ति सिविल जज जूनियर डिवीज़न ही बनता है। उसके बाद उसको जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बनाया जाता है, फिर प्रमोट करके फ़र्स्ट क्लास बनाते हैं, फिर प्रमोट करके सीजीएम बनाते हैं। और ज़्यादा बढ़िया अगर आपने काम किया है, कम एज के हैं, अच्छी रैंक है, तो एडीजे वगैरह बन जाते हैं, असिस्टेंट
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोला जाता है, एडीजे शॉर्ट में। तो इस तरह भारतीय न्यायालय की संरचना होती है। अब यहाँ पे सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट कोर्ट कुछ जगहों पे जो बड़ी सिटी हो जाती हैं तो वहाँ पे ज़िले के कुछ भाग को जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे छोटे मोटे मामले के लिए सीधे जिला न्यायालय ना जाने पड़े, उसके लिए वहीं पे एक न्यायालय खोल दिया जाता है। उसको बोलते हैं सब डिविज़नल जुडिशल मजिस्ट्रेट। इसके आगे 3 लिखा है, मतलब ये जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर को एक्सरसाइज करता है। मतलब जेएमएफसी को ही एसडीजेएम बना दिया जाता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आ गया है ग्राम न्यायालयों का। तो वहाँ पे छोटे मोटे मुकदमे जो है जिला न्यायालय इतनी दूर ना जाना पड़े, क्योंकि भारत में भूभाग काफ़ी बड़ा है, ज़िला काफ़ी बड़े भूभाग पे रहता है, तो दूर दूर से गांव से लोगों को शहर तक ना आना पड़े, तो उसके लिए वहीं पे ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, जो छोटे मोटे मामलों को 2 साल तक की सज़ा के मामलों को सुन सकते हैं और गैर आपराधिक मामलों को भी सुनते हैं। गैर आपराधिक मामलों के संबंध में किन किन मामलों को सुन सकते हैं, किन को नहीं सुन सकते, वो हाईकोर्ट डिसाइड करता है। फ़िलहाल अभी ये है उत्तर प्रदेश में कि 25,000 तक के मूल्य का अगर कोई मामला है जो गैर आपराधिक है तो उसको जो है ग्राम न्यायालय सुनते हैं। तो ये भारत में न्यायालयों की संरचना है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद अलग अलग ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट उसमें सीजीएम होते हैं, फिर जेएमएफसी होते हैं, उसके बाद जेएमएससी होते हैं, और फिर दीवानी मामलों के लिए सिविल जज जूनियर डिवीज़न होते हैं। इन्हीं को प्रमोट जब किया जाता है तो ये जेएमएससी या जेएमएफसी हो जाते हैं। अच्छा देखिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट और सिविल जज ये दोनों थोड़ा अलग मामला है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। न्यायाधीश एक ही होता है। जब वो आपराधिक मामलों को सुन रहा होता है तब उसे मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी बोला जाता है, और जब वो सिविल मामलों को सुनता है तो वो केवल न्यायाधीश कहा जाता है उसे। तो होता वो न्यायाधीश ही है, लेकिन जब आपराधिक मामलों को सुन रहा होता है तब उसे अतिरिक्त शक्ति होती है, इसलिए उसे दंडाधिकारी भी बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पे सिविल जज जूनियर डिवीज़न है, इसको कोई शक्ति नहीं दी गई है कि ये आपराधिक मामलों को सुन सके, तो ये केवल न्यायाधीश कहलाएगा। और उसके ऊपर देखिए जेएमएससी और जेएमएफसी और सीजेएम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तो है ही, सेशन जज कहा ही जाता है इनको। तो ये जो हैं दंडाधिकारी होते हैं, मतलब ये सज़ा भी दे सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय का अर्थ यही होता है। जिला का मतलब हो गया कि वो दीवानी मामला देख रहा है, और सत्र न्यायालय का मतलब हो गया कि वो आपराधिक मामला देख रहा है। सत्र क्यों बोला जाता है? सेशन का मतलब होता है किसी प्रकार के अपराध को सुनने के लिए एक निश्चित समय में की गई बैठक। अब जो ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं ये कई अपराधों को देखते हैं। बच्चों से जुड़े हुए अपराध, महिलाओं से जुड़े हुए अपराध, अन्य सामान्य अपराध, चोरी, डकैती, हत्या। तो इसीलिए आप दंड प्रक्रिया संहिता में देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, मतलब बहुवचन में लिखा हुआ है, क्योंकि कई सारे अपराधों को वो सुनते हैं, इसलिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बोला जाता है। हिंदी में तो सत्रों नहीं बोला जाता, सत्र ही बोला जाता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से अधिक तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो उसको उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसके लिए परीक्षाएं भी होती हैं। इसके लिए जो परीक्षा होती है वो HJS के नाम से होती है, हायर जुडिशल सर्विसेज। उसमें 7 साल की एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस होने के बाद ही कोई अप्लाई कर सकता है उसमें। तो परीक्षा देके भी लोग जिला एवं सत्र न्यायाधीश बन सकते हैं, और डायरेक्ट हाई कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है। जो लोग परीक्षा देते हैं वो पहले ADJ बनते हैं, फिर ADJ से प्रमोट होके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनते हैं। मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे कि भारत में न्यायपालिका की संरचना क्या है। इस वीडियो में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं
उनकी संरचना, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पदमुक्ति लगभग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति और पदमुक्ति के समान ही होती है। तो उच्च न्यायालयों के विषय में हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। अनुच्छेद 214 के आगे दिया हुआ है उच्च न्यायालयों के विषय में। अब देखिए, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी जब संविधान बना था, और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया था, मतलब विधायिका को। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या को संसद द्वारा समय समय पर संशोधन करके वृद्धि की गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा मतलब कार्यपालिका के द्वारा। सरकार के किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जजों की नियुक्ति के मामले में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हुआ है सरकार और न्यायपालिका के बीच। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका खुद ही कर लेती है, इसको लेकर बहुत विवाद हो चुका है। सरकार चाहती है कि ये नियुक्ति कार्यपालिका करे, लेकिन न्यायालय कहती है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे आघात पहुंचेगा। उसकी वजह वही है क्योंकि सरकार अपने पसंदीदा लोगों को न्यायाधीश बनाने लगी थी, तो इस वजह से न्यायालय को ये कदम उठाना पड़ा। आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कब कब क्या क्या हुआ था। आगे देखिए, अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे वे परामर्श करना उचित समझे, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करनी है तो CJI मुख्य न्यायमूर्ति जो हैं उनसे परामर्श अवश्य किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति परामर्श से नहीं अपितु परामर्श करने के पश्चात की जाने की बात कही गई है। संविधान में परामर्श करने के पश्चात की बात कही गई थी, मतलब संविधान निर्माता भी ये चाहते थे कि नियुक्ति तो कार्यपालिका ही करे, लेकिन उन्हीं लोगों की नियुक्ति हो जिनकी संस्तुति न्यायपालिका दे चुकी हो। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी कई केस पढ़े सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेके एक एक करके उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। विधि आयोग ने 1980 में अपनी 80वीं रिपोर्ट में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। मतलब जो सीनियर मोस्ट पर्सन हो उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। इसके बाद 1982 में एक केस पड़ा SP गुप्ता बनाम भारत संघ का। इसे फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 124 में जिस परामर्श का उल्लेख किया गया है वह प्रभावी परामर्श होना चाहिए और कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विचारों के आदान प्रदान पर आधारित होना चाहिए। मतलब जो कंसल्टेशन सरकार लेगी जजों को नियुक्त करने के लिए न्यायपालिका से, वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, काफ़ी अच्छा आदान प्रदान होना चाहिए विचारों का, कि इसको किया जाए कि इसको ना किया जाए, विचार विमर्श किया जाए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। तो प्रभावी परामर्श होना चाहिए, इसमें ये कहा गया। हालांकि इस केस में परामर्श का अर्थ सहमति नहीं माना गया, जिसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका से परामर्श करने के पश्चात जिन लोगों का नाम आगे आएगा सरकार को उनको नियुक्त करना ज़रूरी नहीं था। ये सरकार के विकल्प पे था कि न्यायपालिका जिनका परामर्श कर रही है कि हाँ इनको नियुक्त कर दिया जाए, उसको सरकार न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करे अथवा ना करे, ये सरकार की इच्छा पर था। किंतु एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन
बनाम भारत संघ, ये 1994 में केस आया। इसमें एसपी गुप्ता में दिए गए निर्णय को उलट दिया गया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। परामर्श का अर्थ सहमति माना गया, कंसेंट। मतलब इसमें कहा गया कि न्यायपालिका की सहमति ज़रूरी है। अगर न्यायपालिका ने किसी का नाम नहीं आगे बढ़ाया है तो उसको सरकार न्यायाधीश नहीं नियुक्त कर सकती, और न्यायपालिका ने जिसका नाम सरकार को भेजा है न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए, उसको सरकार नियुक्त करने के लिए बाध्य है। मतलब इसमें सारी शक्ति अपने पास ले ली कि जिसका हम नाम भेजेंगे सरकार को उसी को न्यायाधीश बनाना पड़ेगा। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को चयन प्रक्रिया में शामिल कर सकता था। मतलब कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को चयन प्रक्रिया में शामिल कर सकता था। इस निर्णय के आधार पर न्यायाधीशों की चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन किए गए, जिसका व्यवहार्यता परिणाम ये हुआ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में निर्णायक मत मुख्य न्यायाधीश का हो गया। चीफ जस्टिस जो बोलता जिसका नाम, वही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता था, ऐसा हो गया। मुख्य न्यायाधीश पद के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाना उचित समझा गया, और ये भी कहा गया इस निर्णय में कि हाँ, जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, जब तक कि पदासीन मुख्य न्यायाधीश ही ये सिफारिश कर दे कि जो वरिष्ठतम उत्तरवर्ती है, मतलब जो अगला चीफ जस्टिस बन सकता है, बनेगा, वो चीफ जस्टिस बनने लायक नहीं है। अगर यही चीफ जस्टिस बोल देता है तभी उस पर रोक लगेगी, वरना जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के बाद न्यायाधीश होगा उसी को अगला चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद कार्यपालिका को मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मानना बाध्यकारी हो गया। इस प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के लिए जो नाम सरकार के पास भेजे गए उन पर सरकार को गंभीर संदेह था। मतलब सरकार ये सोच रही थी कि न्यायाधीशों के जो रिश्तेदार लोग हैं, बेटे हैं, उन्हीं के नाम आगे बढ़ा दिए गए हैं कि उन्हीं को न्यायाधीश बना दिया जाए, जिस कारणवश विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। तब राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन सुप्रीम कोर्ट से ही सलाह मांगी। जजों की नियुक्ति कैसे की जाए, इसके लिए जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन रेफरेंस 1998 में, तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने जो 1994 में निर्णय दिया था सेकंड जजेस केस में, उसको सही ठहराया, किंतु कुछ और प्रोविज़न भी सजेस्ट किए, जिसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि वह वरिष्ठतम 4 अन्य न्यायाधीशों से सलाह करे, और यदि 4 में से 2 न्यायाधीश किसी नाम पर असहमत हों तो उस नाम को सूची से निकाल दिया जाए। यदि 4 अन्य न्यायाधीशों से सलाह करे बिना चीफ जस्टिस कोई नाम नियुक्ति के लिए भेजता है तो कार्यपालिका ऐसे नाम को न्यायाधीश नियुक्त करने से इनकार कर सकती है। मतलब सीजीआई के लिए ज़रूरी कर दिया गया कि जो चयन मंडल बनता है 5 न्यायाधीशों का, जिसमें एक सीजीआई रहते हैं, तो सबकी आम सहमति से ही निर्णय लिए जाएं। देखिए लिखा है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, भाव ये था कि न्यायाधीश को चुनने वाले चयन मंडल, जिसे कलेजियम नाम से जाना जाता है, में निर्णय आम सहमति से ही लिए जाएं। अर्थात मुख्य न्यायाधीश और कम से कम 3 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जिस नाम पर सहमत हों उसे ही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। अतः अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका का कृत्य नहीं रही। कार्यपालिका कॉलेजियम की सिफारिश मानने के लिए बाध्य हो गया। इस निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पहली चीज़ तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, और इन तीनों में से एक, या तो लगातार हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 10 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हों, या पारंगत विधिवेत्ता हों, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों, मतलब बहुत बढ़िया विद्वान हो विधि के क्षेत्र के, तो उनको भी
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब देखिए, कलीजियम जो होता है, जो न्यायाधीशों का चुनाव करता है, उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं और 4 अन्य उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इसमें निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता है, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 परिस्थितियाँ लिख दी हैं। पहली है, CJI कहते हैं नहीं, तो नहीं ही होगा, चाहे बाकी चारों न्यायाधीश बोल दें कि हाँ इसको न्यायाधीश बनाया जाए, लेकिन अगर CJI ने बोल दिया नहीं तो वो नहीं बन पाएगा। दूसरी स्थिति है, CJI ने तो बोल दिया है कि हाँ इसको बनाया जाए, लेकिन बाकी जो 3 हैं या 4, कम से कम 3 या चारों अगर बोल दिए नहीं तो भी वो नहीं बन पाएगा। तीसरी परिस्थिति है, CJI ने कह दिया है कि हाँ इसको बनाया जाए, और बाकी जो 4 हैं उनमें से कम 2 लोग ये बोल दें कि हाँ इसको बनाया जाए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, तब जाके ऐसे नाम को कार्यपालिका के पास भेजा जाएगा कि इस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का ही प्रमुख होता है। कलीजियम व्यवस्था की आलोचनाएं इस प्रकार हैं। ये संविधान के प्रावधानों की समुचित व्याख्या पर आधारित नहीं है। दूसरा, ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। मतलब वही कि कार्यपालिका को शक्ति है नियुक्तियां करने की, और यहाँ पे न्यायपालिका खुद ही नियुक्ति करने लग रही है। तीसरा, इसके कारण भारत की न्यायपालिका विश्व की एकमात्र न्यायपालिका बन गई है जो स्वयं अपने आप को नियुक्त करती है। चौथा, ये गोपनीय है और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देती है। ये भविष्य में एक संवैधानिक गतिरोध को उत्पन्न कर सकती है, जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपसी टकराव एक संवैधानिक संकट को जन्म देगा। जैसे अभी कार्यपालिका अड़ ही जाए कि हम नहीं करेंगे नियुक्ति, बार बार संविधान में संशोधन करे कि कार्यपालिका नियुक्ति करेगी, और न्यायपालिका बार बार असंवैधानिक घोषित कर दे उसके कार्य को, तो एक गतिरोध बन जाएगा, नियुक्तियां हो ही नहीं पाएंगी। तो इसको कहेंगे कि ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। छठा है, सरकार कॉलेजियम की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य है। वे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सिफारिश को लौटा सकती है, दूसरी बार नहीं। तो ये भी कॉलेजियम व्यवस्था की कमी है कि अगर दूसरी बार कॉलेजियम ने फिर से उसी नाम को वापस भेज दिया तो कार्यपालिका को मानना पड़ेगा। विवादित नियुक्तियों की वजह से विधि आयोग भी कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने की सिफारिश कर चुका है। अंतिम है, कॉलेजियम के पक्ष में निर्णय सुनाने वाली जो पीठ थी, उसके जो सदस्य थे, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, JS वर्मा साहब, उन्होंने भी कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने की बात कही थी कि कोई और व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए। कॉलेजियम व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए 99वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक नियुक्तियों में और अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। ये 6 सदस्यीय आयोग था, जिसमें यदि कोई 2 सदस्य किसी नाम के लिए सहमति ना दें तो उसकी सिफारिश ना करने का प्रावधान था। नियुक्ति के लिए CJI की सहमति आवश्यक रखी गई थी। मतलब CJI की सहमति आवश्यक है अगर किसी की नियुक्ति करनी है तो। आयोग द्वारा की गई सिफारिश को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, लेकिन अगर आयोग दोबारा उसी व्यक्ति का नाम वापस नियुक्ति के लिए सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी था कि वह ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में करे। 6 सदस्यों में देखिए, एक थे CJI, ये अध्यक्ष थे, और पदेन का मतलब होता है कि जो भी CJI के पद पर रहेगा वही न्यायिक नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। अगला है 2 अन्य उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये सदस्य बनते थे आयोग के, और ये भी पदेन होते थे। अगला है विधि मंत्री, ये भी सदस्य होता था और पदेन होता था। इसके अलावा 2 विख्यात व्यक्ति भी थे, इनको जो है इनका चयन होता था, और इनके चयन के लिए एक चयन मंडल बनता था जिसमें 3 सदस्य होते थे, CJI, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता। इन 2 व्यक्तियों की जो नियुक्ति होती थी उसमें अगर CJI ने सहमति नहीं दी है तो भी उनकी नियुक्ति की जा सकती थी। इसी बात को लेकर न्यायपालिका ने कहा कि ये
न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे आघात है। इसके साथ ही देखिए 6 सदस्यीय जो आयोग है, इसमें मान लीजिए सीजीआई ने सहमति दे दी, लेकिन अन्य 2 विख्यात व्यक्ति जिसको मतलब कोई पैरामीटर नहीं था कि ये विख्यात का मतलब क्या होगा, किसको हम विख्यात मानेंगे, कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको हम विख्यात व्यक्ति कहेंगे। तो मान लीजिए कि सीजीआई ने भी हाँ बोल दिया, 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने भी हाँ बोल दिया, विधि मंत्री ने भी हाँ बोल दिया, लेकिन अगर ये 2 विख्यात व्यक्ति, ये दोनों लोग अगर बोल दे कि नहीं इसकी नियुक्ति नहीं करनी है, तो उसकी नियुक्ति नहीं होगी फिर, क्योंकि 2 सदस्य अगर इस आयोग के बोल दिए कि इसका नाम नहीं भेजा जाएगा तो नहीं भेजा जाएगा। और इन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति कैसे होनी है, उसमें भी सीजीआई की अनुमति जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता चुन के 2 विख्यात व्यक्तियों को भेज सकता था, तो किसी की भी नियुक्ति पर रोक लगाई जा सकती थी इस तरह से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। अच्छा, विपक्ष का नेता क्या होता है? विपक्ष वही होता है जो कम से कम 10% सीट हासिल करता है किसी सदन में, तो उसी के नेता को विपक्ष का नेता बोलते हैं। और मान लीजिए कई पार्टियां ऐसी हैं जो 10-10% पाई हुई हैं, तो फिर उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होगी, जो सबसे ज़्यादा सीट ली होगी, उसके नेता को बोलेंगे कि वो विपक्ष का नेता है। 99वें संविधान संशोधन द्वारा जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, इसको शॉर्ट में एनजेएसी बोलते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ AIR 2016 के केस में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और उसी के साथ एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को भी अधिनियमित किया गया था। इन दोनों को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो आयोग बनाया गया था, इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और शून्य घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक का मतलब वही हुआ कि संविधान के विरोध में है, और शून्य का मतलब ये होता है कि उसको ऐसा माना जाएगा कि वो कभी बना ही नहीं। आगे देखते हैं। न्यायपालिका ने कहा कि ये संविधान संशोधन तथा एनजेएसी एक्ट न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है और संविधान के आधारभूत ढांचे पर आघात करता है। न्यायपालिका ने इस निर्णय में ये भी कहा कि ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल भी माना जाता है। मतलब न्यायपालिका ने तर्क ये दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है। न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी जो है शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू रहेगा। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का यही होता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब अपने अपने क्षेत्र में काम करें, कोई भी एक अंग किसी दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। तो यही है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। न्यायालय ने आगे कहा, आयोग में विधि मंत्री एवं 2 गैर न्यायिक व्यक्तियों को सदस्य बनाए जाने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला उपबंध है। वही कि अगर 2 लोग किसी व्यक्ति के नाम पे ना बोल दिए तो चीफ जस्टिस चाहे तो भी उसको जो है न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकेगा। अतः न्यायाधीशों के चयन के लिए कलीजियम व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये। उसके बाद कहा, अतः निसंदेह संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की कोई वैकल्पिक प्रक्रिया का प्रावधान कर सकती है। न्यायालय ने ये भी माना कि संसद ऐसा कानून बना सकती है, ऐसा संविधान में संशोधन भी कर सकती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाए, लेकिन संसद को शक्ति के पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि जैसे जो आधारभूत ढांचे हैं संविधान के, बेसिक स्ट्रक्चर जो मतलब मौजूद होने ही चाहिए संविधान में, उनसे छेड़छाड़ किए बिना संसद ऐसा प्रावधान कर सकता है। मतलब आधारभूत ढांचे की अवहेलना किए बिना कोई व्यवस्था बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो आधारभूत ढांचे से संगतता में हो, ये नहीं कि आधारभूत ढांचे को ही ध्वस्त कर दे। इस निर्णय के बाद से कलेजियम व्यवस्था पे फिर से मुहर लग गई और वर्तमान में भी कलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतर न्यायपालिकाओं में की जाती है।
उच्चतर का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। अब देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा पद मुक्ति, या जिसे पदच्युति भी कहते हैं। कई किताबों में महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है, जो कि गलत है। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के हटाए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। न्यायाधीशों के लिए पद मुक्ति या पदच्युति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। संविधान में भी रिमूवल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया के लिए इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उसको हिंदी में महाभियोग कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, और ना ही कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि है कि 5 साल कार्य करेगा या 10 साल कार्य करेगा। एक बार नियुक्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निम्नलिखित आकस्मिकताओं में किसी एक के होने पर पदमुक्त हो सकता है। जैसे मृत्यु हो गई तब तो बात ही अलग है, लेकिन ये जो 3 स्थितियां दी गई हैं, इनमें से कोई एक हो जाती है तो वो पदमुक्त माना जाएगा। 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो अपने आप रिटायर हो जाएंगे। दूसरा है राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर, अगर खुद ही अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर पदच्युति। या तो उनका दुर्व्यवहार प्रमाणित हो जाए, या ये प्रमाणित हो जाए कि ये अब कार्य करने के लायक नहीं है, अक्षम है, या फिर समर्थ नहीं है। इन 3 स्थितियों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जा सकता है। दुर्व्यवहार या कदाचार एवं असमर्थता या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार के हटाए जाने के लिए कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है कि कैसे उस न्यायाधीश को हटाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया, नियम, ये सब बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत, मतलब 50% से ज़्यादा हों, एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होगा। मतलब जितने लोग आए हों संसद में और जिन्होंने वोट डाला हो उसका 2/3 भी हो, टोटल 50% से ज़्यादा भी हो, और जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी हो, 2/3 बहुमत से ज़्यादा हो। और फिर वे प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जिसके पश्चात राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पदच्युति का आदेश जारी करेगा। इस संबंध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार किया जाए। मतलब जिस सत्र में पदच्युति का प्रस्ताव पेश किया गया है उसी सत्र में वह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया जाए, और न्यायाधीश को अपने पक्ष के समर्थन तथा अपनी पैरवी का पूरा अवसर भी प्रदान किया जाए। ये कैसे कैसे होता है, आइए इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। अनुच्छेद 124 का उपखंड 4 तथा जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के संयुक्त प्रभाव से ये प्रक्रिया बनाई गई है। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में 2 पूर्व शर्तों के साथ लाया जा सकता है। पहली शर्त क्या है कि जिस न्यायाधीश को हटाना है उसको 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। जिस दिन सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा उसके 14 दिन के पहले उस न्यायाधीश को ये सूचना दे दी गई हो कि आपको आपके पद से हटाने के लिए 14 दिन पश्चात सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरी शर्त क्या है, लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर किया हो। ये जो प्रस्ताव हो, अगर लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया हो, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए हों। ये दोनों पूर्व शर्त अगर हो गई हैं तभी वो प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव मिलने के बाद जो सदन का सभापति है वो एक 3 सदस्यों की जांच समिति का गठन करेगा। इन तीनों में एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, और दूसरा जो है किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और तीसरा एक पारंगत विधिवेत्ता, कोई बहुत ही कानून के क्षेत्र का जानकार व्यक्ति। इन तीनों को मिला के एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति ये जांच करेगी कि वे न्यायाधीश वाकई में दुर्व्यवहार या कदाचार का दोषी है अथवा नहीं, या फिर काम करने में ही असमर्थ हो चुके हैं, इस बात की जांच करेगी। समिति अपनी जांच में या तो निर्दोष पाएगी या दोषी पाएगी। तो निर्दोष पाएगी तो प्रस्ताव वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर दोषी पाती है तब
प्रस्ताव उसी सदन में पुनः रखा जाएगा जहां से प्रस्ताव शुरू हुआ था। मतलब जैसे लोकसभा में अगर प्रस्ताव रखा गया था और लोकसभा अध्यक्ष ने जांच समिति का गठन कर दिया था, तो जांच समिति जब अपनी रिपोर्ट देगी वापस सदन में सभापति को, तो वो जो प्रस्ताव था वो फिर से सदन में रखा जाएगा। प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के बहुमत मतलब 50% से ज़्यादा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से समर्थित करके दूसरे सदन में भी समर्थित होने के उपरांत समावेदन को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। समावेदन मतलब राष्ट्रपति से एक तरह की याचना की जाएगी कि जांच में जो है ये न्यायाधीश दोषी पाए गए हैं और इनको हटाया जाए, इनको अपदस्थ किया जाए या पदच्युत किया जाए। फिर राष्ट्रपति आदेश जारी करके न्यायाधीश को पदच्युत कर देता है। ये प्रक्रिया है पूरी। इसमें 2 केस भी हैं इम्पोर्टेंट। पहला है भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा। इस मामले में कहा गया यदि कोई त्यागपत्र भविष्य में किसी तिथि से प्रभावशील होना है और वह स्वीकार नहीं किया जा चुका है तो उसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। मतलब कोई अपना त्यागपत्र दे दे, रेजिग्नेशन लेटर, और उसके बाद उसे वापस भी ले सकता है अगर राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जा चुका है तो। दूसरा केस है न्यायाधीशों के आचरण को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए वीरास्वामी बनाम भारत संघ में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 था पहले, अब 1988 के नाम से हो गया है, के अधीन अभियोजन चलाया जा सकता है। मतलब अगर न्यायाधीश भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पे कार्रवाई हो सकती है और वो फिर कदाचार में आएगा और उसके हिसाब से उनको पदमुक्त कर दिया जाएगा अगर वो भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाते हैं तो। अब आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार क्या होता है कि कौन कौन से मामले उच्चतम न्यायालय देख सकता है। देखिए यहाँ लिखा है क्षेत्राधिकार से अभिप्राय उस शक्ति या अधिकार से है जो न्यायालय को कोई मामला, अपील या आवेदन उसको ग्रहण करने और उस पर अपना निर्णय देने के लिए प्राप्त होती है। मतलब किन किन मामलों पे सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सकती है और उन मामलों को सुन सकती है। तो जिन जिन मामलों को सुनने का अधिकार उसे है तो कहा जाता है कि हाँ इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, और कुछ मामलों को सुनने का अधिकार नहीं है तो उस पे कहा जाएगा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। जैसे अभी किसी का मर्डर हो जाए तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, हमको पहले अपने ज़िले की न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो कहा जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। हालांकि अपील वगैरह में जा सकते हैं, वो भी कब कब जाएंगे अभी उसकी पूरी एक डिटेल स्टेप्स होते हैं, तभी आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। उसको हम लोग अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए विश्व के किसी भी न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समान इतनी व्यापक क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है जितना कि सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ के प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को मुख्यतः 3 क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, मूल, अपीलीय और सलाहकारी। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को कतिपय अन्य क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जैसे अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार क्षेत्राधिकार। ये सब क्या है अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अतः भले ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा प्रदत्त सीमाओं के अंदर ही काम करता है। मतलब जितनी शक्तियाँ संविधान ने उसको दी हैं, जितने कर्तव्य संविधान ने उसको दिए हैं, जितने कार्य संविधान ने उसको दिए हैं, वो उतने ही कर सकता है। और संविधान की रक्षा तो परम कर्तव्य है ही उसका। तो संविधान को बचाने के लिए और संविधान में दिए गए शक्तियों और कार्यों को ही सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। देखिए ये एक चार्ट है, इसमें उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में दिया गया है और साथ में उसके आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनमें से हम लोग सारे नहीं पढ़ेंगे, केवल महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। उन क्षेत्राधिकारों को या उन अनुच्छेदों को नहीं पढ़ा जाएगा जो आराम से आप बेयर एक्ट में देख के पढ़ सकते हैं, जो इजी हैं। बेयर एक्ट के बाहर भी जिसमें कई केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हैं, उसमें कॉन्सेप्ट भी है, तो जिसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है और जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है और सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को समझने के लिए भी ज़रूरी है, हम उनकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम अनुच्छेद 129 से।
इसमें कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगर कोई न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तो उसके दो अर्थ होते हैं। पहला, अभिलेख न्यायालय के निर्णयों, कार्यों तथा कार्रवाइयों को लिखित रूप में सदा के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जिससे भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत किए जा सके। मतलब अभिलेख न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको अधीनस्थ न्यायालयों में पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट्स के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इसका क्या मतलब होता है अभी समझते हैं। और उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह न विद्यमान रहे। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये दोनों अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त हैं, तो इनके जो निर्णय होते हैं उनको लिखित रूप में सदा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अभी जैसे मान लीजिए एक केस है, उसमें एक मर्डर हुआ। अब न्यायालय को ये जानना है कि मर्डर क्यों हुआ है। तो मान लीजिए मृतक के शरीर पे थोड़े बहुत आभूषण, घड़ियाँ और ये सब चीज़ें थी और घड़ी गायब है। अब जो वकील है वो कह रहा है कि घड़ी चुराने के लिए इसका मर्डर किया गया। तो मान लीजिए दूसरी तरफ का वकील ये कह सकता है कि सर देखिए, उसके जो शरीर पे गहने वगैरह थे वो तो गायब नहीं हुए, तो कीमती चीज़ छोड़ के कम कीमती चीज़ कोई क्यों चुराएगा। तो घड़ी चुराने की वजह से नहीं मारा गया है। ये जो है न्यायालय को मोटिव चाहिए होता है, मोटिव। ये उसका मोटिव नहीं था घड़ी चुराना। तो इसी पे देखिए एक पुराना केस है दुर्गा बर्मन बनाम स्टेट ऑफ सिक्किम। तो इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मृतक के शरीर पर काफ़ी गहने आभूषण भी थे, लेकिन अभियुक्त उन्हें नहीं लेकर गया। आभूषण नहीं ले जाने का अभियोजन पक्ष कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। अभियोजन पक्ष वही पीड़ित की तरफ से जो केस लड़ते हैं उनको अभियोजन बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन। फिर आगे न्यायालय ने कहा अभियुक्त का घड़ी चुराने का कोई मोटिव नहीं माना गया। अब जो जिला न्यायालय में इसी तरह का मामला आया है तो उसमें मुलजिम की तरफ से जो वकील हैं वो न्यायालय के समक्ष ये केस रख सकते हैं कि जनाब देखिए, दुर्गा बर्मन बनाम स्टेट ऑफ सिक्किम के केस में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि मृतक के शरीर पे अगर आभूषण मौजूद हैं और घड़ी गायब है तो मृत्यु का कारण ये नहीं माना जाएगा कि अभियुक्त ने, मतलब मुलजिम ने, घड़ी चुराने के लिए उसकी हत्या की है। तो मुलजिम पक्ष का वकील मुलजिम की पैरवी करते वक्त न्यायालय के समक्ष ये केस रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो भारत के समस्त न्यायालयों पे बाध्यकारी होते हैं, उनको मानना ही पड़ता है। और जो हाई कोर्ट के केस होते हैं वो केवल उस स्टेट के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको मानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला न्यायालय हैं तो सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी केस बाध्यकारी होंगे और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के भी केस बाध्यकारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पुराने निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसे बदल भी सकती है। और एक हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसका अनुसरण कर भी सकती है और अपनी सुविधा अनुसार कोई नया जजमेंट भी दे सकती है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देती है उसको केस लॉ कहते हैं और आम बोलचाल में उसे रूलिंग बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन को रूलिंग बोलते हैं। यही रूलिंग जो होती हैं प्रेसिडेंट्स होती हैं। प्रेसिडेंट्स मतलब पूर्व निर्णय। जैसे जिला न्यायालय में हम बोलेंगे कि साहब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही डिसाइड कर चुका है इस तरह का मामला कि इन परिस्थितियों में क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, तो इसी वजह से उनको बोला जाता है पूर्व निर्णय, प्रेसिडेंट्स। तो अभिलेख न्यायालय के निर्णयों को पूर्व निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालयों में, और उन्हें किसी भी न्यायालय में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो उनकी प्रामाणिकता के विषय में कोई संदेह नहीं रहेगा। वो मतलब जो न्यायालय होगा वो ये नहीं कह सकता कि नहीं ये सही निर्णय नहीं है, वो बाध्यकारी प्रभाव होता है। वकील लोग सीधे फ़ोटोकॉपी ले जाके देते हैं, सर देखिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। अब न्यायालय ये नहीं कह सकता कि नहीं हम इसकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे, आपने सही फ़ोटोकॉपी लाई है कि नहीं, वो उसको सत्य मानने के लिए बाध्य है न्यायालय। अब इसमें ये भी कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी कि सुप्रीम कोर्ट ही कभी कभी एक ही विषय पे दो विरोधाभासी जजमेंट दे देते हैं। जैसे एक निर्णय में कहा कि ऐसा करना चाहिए और दूसरे निर्णय में कह दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णयों में बोला है कि ऐसी स्थिति में बड़ी पीठ के वाद वाले निर्णय को प्राथमिकता दिए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब
उस निर्णय को वरीयता दी जाए जिसमें ज़्यादा न्यायाधीश बैठ के निर्णय दिए हों, बड़ी पीठ वाली। और मान लीजिए कि 2 निर्णय है और दोनों समान पीठ के ही हैं। एक निर्णय में 2 जज बैठे थे, दूसरे वाले निर्णय में भी 2 जज बैठे थे और दोनों निर्णय एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। वहाँ ऐसी स्थिति में ऐसे निर्णय का अनुसरण किया जाना चाहिए जो विधिक दृष्टि से अच्छा हो, मतलब जो कानून की दृष्टि से अच्छा हो या जो ज़्यादा उचित और उपयोगी हो, उसको अपनाया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए अभिलेख न्यायालय होने का और क्या अर्थ होता है। जो भी अभिलेख न्यायालय होते हैं वो अपने अवमान के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति रखते हैं। न्यायालय का अवमान या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में, अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसके अभिलेखों का साक्ष्य की दृष्टि से मूल्य हो और जब उन्हें किसी न्यायालय में पेश किया जाए तो उन पर कोई संदेह या ऐतराज़ न किया जा सके। आगे इन्होंने कहा, सच तो ये है कि अवमान के लिए दंड दे सकने की शक्ति तो इस स्थिति का एक आवश्यक परिणाम है। मतलब दंड देना भी इन्होंने ज़रूरी माना कि अगर न्यायालय के सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है तो न्यायालय को ये शक्ति होनी चाहिए कि वो उसे दंड भी दे सके। आगे देखते हैं, न्यायालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और न्यायाधीशों की क्षमता में जनता का विश्वास का ह्रास करने वाले कृत्यों को रोकने के लिए न्यायालय को ये शक्ति प्रदान की जानी आवश्यक है। लेकिन इस शक्ति का उपयोग कभी कभार अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही किया जाता है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि न्यायालय तथा उसके कार्यों की खरी तथा सदाशयपूर्ण आलोचना पर कोई पाबंदी है। मतलब आप सही उसकी आलोचना कर सकते हैं, अगर सही में कोई गलती हुई है न्यायालय से तो उसकी आलोचना की जा सकती है। देखिए आगे है, लोक हित में न्यायिक कार्य की उचित तथा युक्त आलोचना से किसी की मानहानि नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था C.K. दफ्तरी बनाम O.P. गुप्ता का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 129 के अधीन अवमान की विधि को अनुच्छेद 19(2) के अधीन युक्तियुक्त ठहराया गया। मतलब न्यायालय का अपमान ना हो, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए जो अवमान की विधि लाई गई है वो युक्तियुक्त है, मतलब सही है। अवमान की विधि से किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को तथा 215 में उच्च न्यायालयों को उनका अवमान किए जाने के लिए दंड देने का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों को अपने अवमान के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के संबंध में भी कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये जो ज़िले में न्यायालय होते हैं, इनके अवमान की कार्रवाई भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये उल्लेखनीय है कि न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब न्याय प्रशासन में सारभूत हस्तक्षेप अथवा बाधा उत्पन्न की जाए। इसका उद्देश्य न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखना है, न कि न्यायिक अधिकारियों को उनकी आलोचना से बचाव प्रदान करना। ध्यान देने वाली बात है कि न्यायालय की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखना यहाँ पे उद्देश्य है, उसमें काम करने वाले जजेस की नहीं। मतलब उनके अगर कोई कृत्य गलत हैं तो उनकी आलोचना तो की ही जा सकती है, लेकिन न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा पे आघात नहीं होना चाहिए। न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना न्यायालय का अवमान है। यह हस्तक्षेप कार्य अथवा कार्यलोप के रूप में हो सकता है, मतलब कुछ करके किया जा सकता है, या फिर कोई काम करने से अपने आप को रोक देना, जो काम आपको करना चाहिए था वो ना करना, तो इसको कार्यलोप कहते हैं। कार्यलोप करके भी हो सकता है। वास्तव में हस्तक्षेप होना भी आवश्यक नहीं है। यदि कोई कार्य या कार्यलोप हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रखता है तो भी इसे न्यायालय का अवमान माना जा सकता है। देखिए, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला है जानबूझकर न्यायालय के आदेश का अपालन करना। न्यायालय ने आपसे कुछ कहा है करने को और आप वो ना करें जानबूझकर। दूसरा है न्यायालय को दिए गए परिवचन का जानबूझकर भंग करना। आपने कुछ कहा है न्यायालय से कि हाँ मैं ये काम करूँगा या ऐसा करूँगा, और उसके बाद उसको ना करना, तो ये जानबूझकर भंग करना हो जाएगा न्यायालय को दिए गए वचन से। तो ये भी न्यायालय का अवमान माना जाएगा कि आपने अपने वादा खिलाफ़ी कर दी। उसके बाद तीसरा है न्यायालय को कलंकित या न्यायालय की लोगों में आस्था को न्यून करना। कोई ऐसा काम करना जिससे
लोगों में न्यायालय की आस्था को ही चोट पहुँचे। लोग ये सोचने लगे कि न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा, इस तरह का कोई काम करना। और अंतिम है मुकदमे के पक्षकारों, गवाहों या अधिवक्ताओं को भयभीत करने का प्रयास करना कि गवाही ना दो, केस वापस ले लो, इसका केस ना लड़ो। तो इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं तो ये भी न्यायालय का अवमान माना जाएगा। न्यायालय अवमान के मामले में अंगीकृत की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में किया गया है। अधिनियम के अनुसार न्यायालय का अवमान 2 प्रकार के होते हैं, एक है सिविल अवमान, एक है आपराधिक अवमान। सिविल अवमान से अभिप्राय है न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य कोई कार्यवाही की जानबूझकर अवज्ञा करना। मतलब न्यायालय ने आपसे कुछ कहा है करने को या आदेश दिया है और उसको जानबूझकर ना करना, तो ये न्यायालय का अवमान माना जाएगा, इंसल्ट मानी जाएगी न्यायालय की। उसके आगे या न्यायालय को दिए गए किसी परिवचन को जानबूझकर भंग करना। मतलब आपने न्यायालय से कहा था कि साहब हम ऐसा ऐसा करेंगे और उसके बाद उसको जानबूझकर ना करना, तो ये हो जाएगा परिवचन का भंग। अब दूसरा है आपराधिक अवमान। इसका अर्थ है कोई ऐसा कार्य या प्रकाशन जो चाहे मौखिक हो, लिखित हो या किसी अन्य माध्यम से हो, करना जो अब इसमें कहा है न्यायालय की निंदा करता हो। आपने कुछ ऐसी बात कही या ऐसा कुछ छपवा दिया कहीं पेपर वगैरह में जो सीधे सीधे न्यायालय की निंदा करता हो, या ऐसी प्रवृत्ति वाला हो, या फिर न्यायालय के प्राधिकार को कम करता हो या कम करने की प्रवृत्ति वाला हो। जैसे न्यायाधीशों को निजी तौर पे जो है डिसीजन वगैरह देने की अनुमति नहीं होती। जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो सरकारी होते हैं और घर पे भी मरीज़ वगैरह देख सकते हैं, तो ऐसी इजाज़त न्यायाधीशों की नहीं होती। तो अगर ऐसा कोई करने लग रहा है तो ये न्यायालय का प्राधिकार को कम करने वाला काम हो जाएगा, तो ये भी न्यायालय का अवमान कहलाएगा। इसके बाद है न्यायालय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या न्यायिक कार्रवाइयों में हस्तक्षेप या बाधा डालने वाला हो, या ऐसी प्रवृत्ति वाला हो। मतलब सीधे सीधे आप न्यायालय की जो कार्रवाई हो रही है उसमें ही बाधा डालने लगें कि न्यायाधीश सही तरीके से न्याय ना कर पाए। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, फाइल गायब कराना, ये सारे जो काम होते हैं तो ये आपराधिक अवमान में आ जाएंगे और न्यायिक कार्रवाई में सीधा हस्तक्षेप माना जाएगा इसको। निडरता, निर्भीकता एवं निष्पक्षता से कार्य करने के लिए न्यायालय के अवमान को निषेधित किया जाना अपरिहार्य है। मतलब ये ज़रूरी है न्यायालय का अवमान जो है ना हो, तभी जो है न्यायाधीश निडरता, निर्भीकता और निष्पक्षता से न्याय कर पाएंगे। न्यायालय के अवमान के कतिपय अपवाद भी हैं, अर्थात निम्नलिखित कार्य अथवा प्रकाशन अवमान की परिधि में नहीं आते। पहला है सद्भावनापूर्ण प्रकाशन एवं वितरण। दूसरा है न्यायिक कार्यों का सही एवं उचित प्रकाशन। तीसरा है न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना। चौथा है अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई सद्भावनापूर्ण शिकायत। पाँचवा है न्यायालय की गुप्त बैठकों की कार्रवाइयों की रिपोर्ट का सही और उचित प्रकाशन। आगे देखते हैं। न्यायालय अवमान के लिए 6 माह का कारावास या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायालय अवमान के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, किंतु अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायालय के अवमान के लिए दंडित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभिलेख न्यायालय केवल 2 प्रकार के दंड दे सकता है, अर्थदंड अथवा कारावास अथवा दोनों। इससे भिन्न अन्य प्रकार के दंड अभिलेख न्यायालय अपने अवमान के लिए नहीं दे सकता। अतः अवमान अधिकारिता के प्रयोग में किसी अधिवक्ता के प्रैक्टिस करने के लाइसेंस को निलंबित या रद्द नहीं किया जा सकता। यदि अधिवक्ता का आचरण न्यायालय का अवमान और पेशागत अवचार दोनों है तो न्यायालय को अवमान के लिए दंड देना चाहिए और पेशागत अवचार के लिए बार काउंसिल को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संदर्भित कर देना चाहिए। यदि बार काउंसिल कार्रवाई नहीं करती है तो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता के
लाइसेंस को रद्द या निलंबित कर सकता है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं जिनको हम हाई कोर्ट गए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रारंभिक अनन्य क्षेत्राधिकार तथा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अनन्य का मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट देखेगा और समवर्ती का मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट वगैरह में भी उसे दायर किया जा सकता है। प्रारंभिक अनन्य क्षेत्राधिकार जो है उसको दो शीर्षकों के अंदर रखा जा सकता है। का है पक्षकारों की दृष्टि से और खा है विषय वस्तु की दृष्टि से। पक्षकारों की दृष्टि से निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य विवादों की प्रारंभिक अधिकारिता केवल उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के मध्य अगर कोई विवाद है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच तो ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दूसरी परिस्थिति क्या है, एक तरफ केंद्र सरकार और कोई राज्य है, दोनों एक साथ हैं और किसी अन्य राज्य के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। लिखा है आगे, एक तरफ भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकारें और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य सरकारों के मध्य। और तीसरी परिस्थिति क्या है, दो या अधिक राज्य सरकारों के मध्य, मतलब दो राज्यों के बीच अगर विवाद हो गया तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। विषय वस्तु की दृष्टि से उपरोक्त पक्षकारों की अनिवार्यता के अलावा दूसरी शर्त यह भी है कि ऐसे विवादों में विधि का या तथ्य का ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त होना चाहिए जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या ऐसे कानूनी अधिकार का विस्तार निर्भर हो। मतलब हक का निर्धारण अगर करना है कि किसका हक है तो उसी के लिए यहाँ लिखा है कि कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। अगर किसी का हक है तो उसका किस सीमा तक उसको हक मिला हुआ है, तो या तो हक के बारे में डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट या ये डिसाइड करेगी कि वो हक किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। इसमें एक केस है राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ। इस मामले में विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो विधानसभा भंग को एक विधिक अधिकार की तरह चुनौती देना इस निर्णय में ठीक माना गया कि हाँ, आप एक विधिक अधिकार की तरह बोल सकते हैं कि विधानसभा भंग की गई है और हमारे अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विधानसभा भंग से न केवल विधानसभा के सदस्यों के वैयक्तिक अधिकार समाप्त होते हैं अपितु उस राज्य के संवैधानिक अधिकारों का भी अतिक्रमण होता है। इसके बाद अगला केस था अनुच्छेद 131 के संबंध में राज्य शब्द की व्याख्या का प्रश्न कई बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ के मामले में इसमें केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया। इस जांच आयोग के गठन की वैधता को कर्नाटक राज्य द्वारा चुनौती दी गई। इसमें भारत सरकार की ओर से ये तर्क प्रस्तुत किया गया कि जांच क्योंकि मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध नहीं है, अतः कर्नाटक राज्य द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध ऐसा वाद नहीं लाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने फिर कहा, राज्य सरकार का दावा राज्य का दावा होता है, राज्य की शक्तियों का प्रयोग मंत्री ही करते हैं, राज्य व्यक्तियों के माध्यम से ही कार्य करता है, मंत्रियों के कार्य राज्य के कार्य होते हैं। सरकार और राज्य के बीच वाद की प्रयोज्यता के आधार पर इनमें अंतर नहीं किया जा सकता। मतलब सरकार और राज्य एक ही चीज़ है। जैसे हम लोग चुनाव होता है तो जिनको विधानसभा में भेजते हैं वो लोग फिर सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं और अन्य मंत्री चुनते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि सरकार जो बनती है वो सरकार और पूरे राज्य को अलग नहीं किया जा सकता, वो पूरे राज्य का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा में हम लोग जिनको चुनते हैं उन्हीं लोगों में से कुछ लोग सरकार बनाते हैं। सरकार का मतलब कार्यपालिका और विधानसभा का मतलब विधायिका। तो कार्यपालिका विधायिका को आपको थोड़ा नॉलेज में होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो इसमें यही कहा गया कि राज्य और सरकार इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, बेसिक बात ये है। और राज्य की परिभाषा आप आर्टिकल 12 में भी देख सकते हैं, उसमें भी सीधा सीधा लिखा गया है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों की बात की गई है। पहले लिखा गया है संसद, फिर लिखा गया है भारत की सरकार। तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों को राज्य माना जाता है। अब आते हैं प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार पे।
प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार से अभिप्राय है कि कतिपय मामलों को स्वीकार करने और उन पर सुनवाई करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के साथ साथ अन्य न्यायालयों को भी प्राप्त है। इसमें जो है 2 अनुच्छेद संविधान के देखे जाते हैं। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय के लिए प्रावधान करता है और अनुच्छेद 226 राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए प्रावधान करता है। इन अनुच्छेदों के द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध नागरिकों को उपचार प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान की गई है। अच्छा, क्षेत्राधिकार और अधिकारिता लगभग पर्यायवाची हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे देखते हैं। अर्थात मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वार भी खटखटा सकता है। उसे पहले उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती अधिकारिता प्राप्त है। समवर्ती मतलब दोनों लोगों को समान रूप से। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इसे समस्त भारतीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी अपीलों में दिया गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम हो जाता है तथा उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहली है संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरी है सिविल मामलों में अपील, तीसरी है दांडिक मामलों में अपील और चौथी है विशेष अनुमति से अपील। संवैधानिक मामलों में अपील को देखते हैं। अनुच्छेद 132 के अनुसार भारत के किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, चाहे वो सिविल हो, आपराधिक हो या कोई भी अन्य कार्रवाई का हो, की अपील या पुनरावेदन उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। परंतु इसके लिए एक आवश्यक शर्त है कि संबंधित उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन ये प्रमाण पत्र दे दे कि उस मामले में भारत के संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। मतलब जो हाई कोर्ट है वो ये बोल दे प्रमाण पत्र में कि इस मामले में संविधान के किसी उपबंध की व्याख्या में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। विधि का सारवान प्रश्न क्या है? जैसे मान लीजिए संविधान में कोई उपबंध है तो उस पर किसी हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया है और दूसरे हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया है, तो मतलब 2 विरोधाभासी व्याख्या हो गई हैं। तो अलग अलग उच्च न्यायालयों ने अलग अलग अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है उस उपबंध के लिए, और इसके साथ ही उस उपबंध के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है कभी। मतलब केवल हाई कोर्ट तक ही बात रही है उस उपबंध के सिलसिले में, और अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है, कोई अपना मत व्यक्त नहीं किया है। तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे क्वेश्चन को कहा जाएगा कि ये विधि का सारवान प्रश्न है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर कोई प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटा दिया जा चुका है तब वो किसी भी स्थिति में सारवान प्रश्न नहीं कहलाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय में कुछ कहा और उसके बाद के निर्णय में कुछ और कह दिया, तब फिर ऐसा प्रश्न भी सारवान प्रश्न बन जाता है। तब फिर उसको डिसाइड करने के लिए ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या वाली बेंच के पास भेजा जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 132(2) को हटा दिया गया था, जिसके अधीन उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र देने से इनकार करने पर स्वयं अपील करने की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त थी। अब वर्तमान में ऐसे मामलों का विनियमन अब केवल अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति से अपील के अधीन किया जाता है। उपरोक्त संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 134 का के अनुसार अब वर्तमान में उच्च न्यायालय जो है मामले के पक्षकारों के आवेदन के अतिरिक्त स्वप्रेरणा से भी उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रमाण पत्र दे सकता है। मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि मामले के जो पक्षकार हैं वो अप्लाई करें, एप्लीकेशन दें। अगर हाई कोर्ट को खुद ही ये लगता है कि नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, तो वो खुद भी ऐसा प्रमाण पत्र दे सकती है
कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ने प्रमाण पत्र दे दिया है तो उस पर सुनवाई करे ही करे, वो ऐसे केस को अस्वीकार भी कर सकता है। दूसरा है सिविल मामलों में अपील। संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार उच्च न्यायालय की सिविल कार्रवाइयों में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय 134 का के अधीन निम्नलिखित बातों का प्रमाण पत्र दे दे। पहली क्या है, मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, अर्थात विधि के प्रश्न का सारवान होना ही पर्याप्त नहीं है यहाँ, बल्कि वे व्यापक महत्व का भी होना चाहिए, अर्थात उससे केवल मामले के पक्षकार ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी प्रभावित होते हों अथवा साधारण जनता का भी हित हो, मतलब जनहित हो उसमें। अगली परिस्थिति है कि उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। इसका क्या मतलब हुआ, जिसमें ऐसी संभावना है कि जिस पर अलग अलग उच्च न्यायालय अलग अलग निर्णय दे सकते हैं, मतलब ऐसी संभावना है कि विरोधाभासी निर्णय आ सकते हैं अलग अलग उच्च न्यायालयों के, जिस कारणवश उस प्रश्न को देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित कर दिया जाना आवश्यक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्वेश्चन डिसाइड कर देगी तो बाद में दाखिल होने वाले निर्णय आसानी से निपटाए जा सकेंगे और अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग डिसीजन देने की संभावना पे रोक लग जाएगी। दांडिक मामलों में अपील। संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दो प्रकार से की जा सकती है। पहली है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना और दूसरी है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के द्वारा। उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना निम्नलिखित दशाओं में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये परिस्थितियां हैं, उच्च न्यायालय ने अपील में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस होता है तो वो उच्च न्यायालय में अपील में जाता है, तो ये लिखा है उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको आज़ाद कर दिया था कि नहीं ये दोषी नहीं है, उस केस को उलट कर हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी। दूसरी परिस्थिति क्या है, उच्च न्यायालय ने अपने जो राज्य है उसकी सीमा के भीतर के किसी न्यायालय से, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास बुला लिया और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया और उसे मृत्युदंड दे दिया। मतलब कोई केस अभी चल ही रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में, वहाँ से उस केस को अपने पास मंगवा के जो मुल्जिम था, अभियुक्त था, उसको मृत्युदंड की सज़ा दे दी। तो इन दो परिस्थितियों में हाई कोर्ट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, आप जो है हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ऐसा अगर किसी हाई कोर्ट ने कर दिया है तो। यहाँ नोट देख लीजिए, लेकिन इसके विपरीत अगर हाई कोर्ट ने किसी दोष सिद्ध के आदेश को उलटकर रिहाई का आदेश दे दिया है तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को मुल्जिम करार दिया था और हाई कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दे दिया तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकेगी। तो इससे पता चलता है कि ये जो है मुल्जिम या अभियुक्त के फ़ायदे के लिए ये व्यवस्था रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक बार चेक कर ले कि कहीं किसी निर्दोष को तो नहीं सज़ा दी जा रही है। अब दूसरा है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र से अपील। इसके लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र का दिया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मामले में विधि या उसके निर्वचन का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और क्या उस पर उच्चतम न्यायालय के लिए तुरंत अपनी राय दिया जाना अपेक्षित है, और क्या इसके फलस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर अन्याय हो जाएगा यदि उसे उच्चतम न्यायालय में अपील के अवसर से वंचित कर दिया गया। तो इन बातों को देखकर उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देता है। उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देने के कारण का उल्लेख भी करना चाहिए और ये इस प्रकार स्पष्ट होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी हो जाए
कि हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्र देते समय किस मनोदशा या किन बातों के आधार पे वो प्रमाण पत्र दिया। सिद्धेश्वर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1958 के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अपील का प्रमाण पत्र देना चाहिए, अर्थात जहां किसी के साथ घोर अन्याय हो गया हो, ऐसे ही केस में उच्च न्यायालय को ये प्रमाण पत्र देना चाहिए कि जाइए आप अपील कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन एक्ट 1970 के द्वारा अब यदि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोष मुक्ति के आदेश को उलटकर या अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को अपने पास मंगाकर अगर हाईकोर्ट अभियुक्त को मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास की सज़ा सुना देती है, तो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट केस है ताराचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य का। इसमें कहा गया कि दोष मुक्ति का अर्थ पूर्ण दोष मुक्ति से नहीं है। जैसे इसमें है, यदि अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए आरोप लगाया जाता है, परंतु वह हत्या के लिए सिद्ध दोष नहीं किया जाता और उसे धारा 304 के अंतर्गत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए सिद्ध दोष किया जाता है, तो इस निमित्त उसे दोष मुक्ति ही माना जाएगा। और यदि अपील में उच्च न्यायालय इस आदेश को उलट देता है और उसे धारा 302 में हत्या के लिए सिद्ध दोष कर देता है और उसे मृत्युदंड दे देता है, तो अनुच्छेद 134 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है ऐसे मामले में। अब अंतिम देखते हैं विशेष अनुमति से अपील। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अपील के संबंध में वे किसी भी मर्यादा या सीमा से बाधित नहीं है, मतलब उस पर कोई रोक टोक नहीं है, वो कोई भी अपील सुन सकता है। वे भारत के संविधान का संरक्षक एवं नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है। जहाँ भी उच्चतम न्यायालय को लगता है कि किसी न्यायालय द्वारा अन्याय की उपेक्षा की जा रही है अथवा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है, तो वे ऐसे मामले में अपील की विशेष इजाज़त देकर हस्तक्षेप कर सकता है। अक्सर समाचार पत्रों में स्पेशल लीव पिटीशन के नाम से इसकी चर्चा होती रहती है। इस विस्तृत शक्ति का उद्देश्य ये देखना है कि अधीनस्थ न्यायालयों या उच्च न्यायालयों के किसी निर्णय से अन्याय तो नहीं हो गया है। साधारणतः उच्चतम न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाज़त तभी देता है जब अपवादजनक और विशिष्ट परिस्थितियां विद्यमान हों, सारवान और गंभीर अन्याय किया गया हो और निर्णय के पुनर्विलोकन की पर्याप्त रूप से गंभीर आवश्यकता हो, एकदम ज़रूरी हो जाए अपील की इजाज़त देना, ऐसा मामला हो कोई, तभी जो है उसे विशेष अनुमति से अपील करने की इजाज़त दी जाती है। उच्चतम न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाज़त उस स्थिति में नहीं देता जहां अन्य कोई उपचार मौजूद हो, परंतु ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है। अन्य उपचार शेष होने पर भी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील ग्रहण कर सकता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपनी इस शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे गंभीर अन्याय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भंग। ये परिस्थितियां होनी चाहिए, तभी जो है स्पेशल लीव पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगा। अब अंतिम देखते हैं परामर्शदात्री अधिकारिता। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार से विभूषित किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि का या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो राष्ट्रपति उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित प्रश्न पर राय देने के लिए बाध्य नहीं है। उपयुक्त मामले एवं अच्छा कारण होने पर सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित प्रश्न पर राय देने से इनकार कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न ऐसा है जो उत्तर देने योग्य नहीं है अथवा अत्यंत अस्पष्ट या अनिश्चित है अथवा राजनीतिक प्रकृति का है, तो उच्चतम न्यायालय उस पर अपना मत व्यक्त करने से इनकार कर सकता है। किंतु यदि राष्ट्रपति कोई ऐसा विवाद
उच्चतम न्यायालय को राय देने के लिए निर्देशित करता है जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही किसी अन्य लिखत के बारे में है जो इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व की गई थी या निष्पादित की गई थी और संविधान के पश्चात भी लागू है, तो उच्चतम न्यायालय उस पर राय देने के लिए बाध्य होगा। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट वगैरह किया गया था जो संविधान के बनने से पूर्व किया गया था और उसके संबंध में राष्ट्रपति को कोई राय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पे ये बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति को अपनी राय दे। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मत या राय भारत के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट पे बाध्यकारी नहीं होती और राष्ट्रपति पे भी ये बाध्यकारी नहीं होती। राय केवल सलाह के रूप में होती है। राष्ट्रपति उसे मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें एक केस है कावेरी जल विवाद अधिकरण इन रेफरेंस AIR 1992। इस मामले में कावेरी नदी के जल बंटवारे के संबंध में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में विवाद था। केंद्र सरकार ने इस विवाद को निपटाने के लिए एक अधिकरण नियुक्त किया। अधिकरण एक न्यायालय ही होते हैं जो केवल किसी एक प्रकार के विवाद का निस्तारण करते हैं। तो इस अधिकरण ने एक निश्चित मात्रा में नदी का जल तमिलनाडु को देने का आदेश दे दिया। कर्नाटक राज्य ने निर्णय के विरोध में एक अध्यादेश जारी करके कर्नाटक सरकार को ये शक्ति प्रदान कर दी कि वह इस अधिकरण के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तमिलनाडु ने इसका कड़ा विरोध किया। फिर विवाद बढ़ता हुआ देख के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कर्नाटक राज्य द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अविधिमान्य है, क्योंकि ये अधिकरण केंद्रीय अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 के अधीन नियुक्त किया गया है, जिसे अनुच्छेद 262 के अधीन बनाया गया है। उक्त अध्यादेश विधि के शासन के विरुद्ध है और वह अपने मामले में स्वयं एक न्यायाधीश की भूमिका धारण कर लेता है, जो कि विधि के शासन और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण करता है। उपरोक्त वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से उसके पूर्व के किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश नहीं दे सकता। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को मत व्यक्त करने के लिए कोई विधि या तथ्य का प्रश्न तभी निर्देशित कर सकता है जबकि उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय न विद्यमान हो। यदि प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है तो राष्ट्रपति ऐसे प्रश्न के लिए उच्चतम न्यायालय की राय नहीं मांग सकता। उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन केवल अनुच्छेद 137 के अंतर्गत ही किया जा सकता है। अपने पूर्ववर्ती निर्णय के संबंध में अपीलीय अधिकारिता संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त नहीं है और राष्ट्रपति उसे ऐसी अधिकारिता प्रदान भी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वह केवल अपने ही पूर्व के निर्णय के संबंध में है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, वह न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के न्यायिक पुनर्विलोकन से अलग है। अनुच्छेद 32 तथा 226 में जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वे विधायिका के किसी अधिनियम या कार्यपालिका के किसी कृत्य की मौलिक अधिकारों से प्रतिकूलता की जांच करता है, जबकि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो पुराने अपने निर्णय दे चुका है उसका फिर से पुनर्विलोकन करता है कि कहीं उन निर्णयों में कोई भूल या कोई त्रुटि या कोई गंभीर अन्याय तो नहीं हो गया उस निर्णय से। अनुच्छेद 137 के प्रयोग के बाद भी अगर किसी मामले में गंभीर अन्याय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन या ऐसी स्थिति है कि न्यायाधीश ने मामले के पक्षकार के साथ अपने संबंध को छुपाया, उजागर नहीं किया, तो इस तरह का अगर कोई मामला सामने आता है तो उसके लिए एक याचिका अलग से डाली जाती है। उसको बोलते हैं उपचारात्मक या आरोग्यकारी याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन। तो यहाँ पे हम लोगों का वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।